करके वैल्यूज चेक करते तो वैल्यूज में आई हुई होती, क्योंकि पेरेंट में अगर फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल कोई ए है ना प्राइवेट, आपने से गेट सेट बनाए होंगे, वो गेट सेट बी में भी आए होंगे, वो गेट सेट सी क्लास के अंदर भी मौजूद होंगे। तो फिर जब चाइल्ड ऑब्जेक्ट जाके सेटर कॉल करेंगे तो वो जाके वैल्यू इनिशियलाइज पेरेंट को ही होगी। ठीक है, चलें सर ये मैं आपको लाजमी भेजूंगी क्योंकि ये मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा था। ठीक और है, मैंने लैपटॉप भी, मेरी बैटरी लो होगी रात तो किसी को करते करते। चलो ठीक होगी। अच्छा तला मुझे एक बात बताओ कि एआई और वीपी के लेक्चर सारे अब तक आपने जो है वो सारे अपलोड कर दिए हैं? चलो एक रह गया है, वो जो लास्ट क्लास का लेक्चर है वो रह गया है भाई, वो जो मैंने आपको बताया अभी। हाँ, अकाउंट और बैलेंस वो इम्पोर्टेंट था, वो कर दीजिएगा। चलें आज जो है ना वो प्योर एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम करने का, उसलिए मैंने कहा था थोड़ा वेट कर लेता हूँ। सारों ने जरा गौर से देखना है, ठीक है। टेक्निकल ठीक ठाक टेक्निकल बातें इसमें, ठीक है। बिल्ट इन क्लासें हैं, डेटाबेसेस हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को जरा आपने जरा गौर से देखना सर है। फिर इसको ना आज ही आप अपलोड कर दीजिएगा क्योंकि फिर साथ साथ समझेंगे ना तब समझ आएगा। चलो ठीक हो गया। और यही विजुअल प्रोग्रामिंग में यही मेन टॉपिक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। जितने बाकी ने पढ़ी हैं इसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं थी, ठीक है। तो जो आज टॉपिक शुरू करने लगे इसका नाम एडीओ डॉट नेट है, ठीक है। ADO डॉट नेट, एक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट्स के नाम से, ठीक है। तो एडीओ डॉट नेट का नाम जहां भी आएगा इसका मतलब यही होगा कि आपने काम क्या करना है, डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है। एडीओ डॉट नेट का मतलब ही क्या होगा कि आप क्या कर रहे हैं, दूसरा नाम डेटाबेस कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो काम सिंपल, एक टेबल से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैंने रिलेशनल में चले जाना, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में। लेकिन पहले जो हमने काम करना है ना वो है डेटाबेस का सिंगल टेबल के साथ, ठीक है। तो उस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल होना ज़रूरी है, ठीक है। मेरे पास है भी, यानी कि मैं भी बात कर, हाँ मौजूद है। ठीक है, अब सारी डेटाबेसेस भी जो है हमने पढ़ी हुई ना अपनी, सारी अप्लाई होंगी यहाँ, ठीक है। तो मैंने ज़रा जल्दी काम करना है क्योंकि आपने डेटाबेस ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से आती भी होगी, ठीक है। तो ये मेन काम है। तो फाइनली प्रोजेक्ट में ये मैंडेटरी होती है। जी बिल्कुल, ठीक है। वैसे मेरे पास सेटअप है, अगर तो परसों आप लोग आते हैं तो बताइएगा, मैं ले आऊँगा, ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए अगर फिजिकल काम होता है तो, ठीक है। ठीक है, ये आपका एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। आज आज पता लगेगा। ठीक है, और मैं आपको बात आ रहा हूँ, अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो आप ये प्रोजेक्ट आप कर लेंगे, अगर ये चीज़ समझ नहीं तो आपसे प्रोजेक्ट कोई नहीं होना, बात सीधी सी है। इसमें ट्रू है या फॉल्स है दरमियानी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। बाकी प्रोग्रामिंग में होता है ना, बंदा काम कर लेता है, चले कम ज़्यादा था, लेकिन अगर ये ना समझ आया तो आपसे सच्ची बात है प्रोजेक्ट होगा भी, ठीक है। और ये समझ आना थोड़ा ट्रिकी काम है, ठीक है। इसलिए मैं सिंगल टेबल से शुरू करता हूँ, ठीक है। ये एक और हमारा बात एसक्यूएल बता सर्वर दीजिएगा सर, वो जो एग्जाम्प है सर, वहाँ उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? वहाँ क्या करते हैं और यहाँ क्या करते हैं? वो तो पीएचपी का वो पैकेज एक किस्म का है ना, वो जो आप जैम की बात कर रही हैं उसी की बात कर रही है ना। सर उसमें उसमें भी हम क्यूरी से ये रन सर करते उसी की हैं, बात कर रही यहाँ हूँ। क्या होगा? उसमें और इसमें डिफरेंस मैं बता देता हूँ क्या है। ये सर ये जो हमने इसके सर्वर में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मैं जो डॉट नेट की कोडिंग भी डॉट नेट में ही कर रहा हूँ, यानी सी शार्प में। माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी चीजें हैं अंडर डॉट नेट आती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। डॉट नेट एक किस्म का बॉक्स है, सारी चीजें उसके अंदर ही हैं। तो एसक्यूएल सर्वर की भी कुछ क्लासेस मौजूद हैं डॉट नेट के अंदर, इसलिए ये ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन है क्योंकि दोनों माइक्रोसॉफ्ट की है, ठीक है। लेकिन अगर आप MySQL यूज करना चाहते हैं तो डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट की जा सकती है, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। वहां भी जो है हमारी चीजें जाके
कनेक्ट होती हैं MySQL के साथ, और MySQL वहाँ भी आपको पता है जैम के अंदर टॉम अपाची पड़ा होता है, वो सर्वर है, ठीक है। तो वहाँ भी आपकी एसक्यूएल सर्वर उस अपाची के ऊपर ही चल रही होती है, ठीक है। फर्क दोनों में नहीं है। तो सर क्या ठीक हम है, यही यूज करेंगे या उसको भी हम यूज करेंगे मैं तो नहीं यूज़ करता अपने MySQL। प्रोजेक्ट? क्यों? क्योंकि इसमें डाटा कैपेसिटी कम है, एसक्यूएल सर्वर में कैपेसिटी ज़्यादा है। वहाँ डायग्राम शो करना मुश्किल है, यहाँ डायग्राम शो करना आसान है। आती तो वो भी है, ठीक है, ओके लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल है, ओके ठीक है। सर। तो लिहाजा मैं वहाँ वहाँ क्यूरीज लगाते हैं, यहाँ स्टोर प्रोसीजर भी आप लगा सकते हैं। स्टोर प्रोसीजर से मुराद यह है कि एक ही प्रोसीजर लिखे आप उसमें 4-5 क्यूरी लिखे इकट्ठी एग्जीक्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। यस और वो एक ही दफ़ा लिखी जाती है, बार बार यूज़ की जाती है। तो मैं प्रेफर ज़्यादा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ही करूँगा। और कहते तो MySQL के साथ भी काम करना मुश्किल नहीं है, वो भी आसान ही है, ठीक है। तो सर ठीक है, फिर हम यूज हो जाएंगे इसके साथ ही। ठीक है, जब आप डेटाबेस कनेक्ट करेंगे ना तो ये आपके पास विंडो इनिशियली ये आई हुई होती है, ठीक है। तो ये चीज़ लाजमी आई हुई होगी आपको, मैं आपको बता देता हूँ। ये विंडो कनेक्ट करेंगे, ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। कनेक्ट करेंगे ना आप, देखिए कनेक्ट हुआ तो ये यहाँ चीज़ें आ गई। अगर कनेक्ट नहीं है, नहीं होगा, इसका मतलब है आपने चीज़ें इंस्टॉल सही नहीं की और आपको बड़े मसाइल आएंगे इसको इंस्टॉल करने में। वजह फर्स्ट टाइम काम करने का वजह ये, ठीक है। तो मैं इसलिए प्रेफर यही करूंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2008 R2 ही यूज़ करें, ठीक है। सर जैसे हमारे पास वीपी है तो उसका सेटअप काफी बड़ा है, काफी लेंथी है, तो इसका भी सेटअप वैसे ही काफी बड़ा है, ये इतना इसका इतना सेटअप हैवी इसका नहीं है। सेटअप वीपी से भी ज़्यादा है। वीपी से भी ज्यादा है? इसका ओके जीबीज में, इसका जीबीज में। सर, वो भी अच्छा, मैंने जो किया था वो 2017 किया था, 9.7 जीबी का था 2017 का। तो तो बेहतर ये है इसमें ना, विजुअल स्टूडियो 2015 अगर इंस्टॉल हुआ हुआ है तो बेहतर होगा। अगर यस 2010 हुआ हुआ है ना तो फिर इंस्टॉल करने से पहले मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपको बता दूंगा कि आपने क्या करना है। या जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज 7 से ऊपर है, विंडो 8, 8.1, 10, ठीक है। अब तो 11 भी शायद आ गई है। जिनका अगर कोई ऐसा है ना तो मुझे इंस्टॉल करने से पहले बताइएगा, ठीक है। अच्छा, तो बाल जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, ये कनेक्ट का ऑप्शन सबसे पहले आता है। ये कनेक्ट वाली चीज़ लाजमी एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज एरर रहेगा। कनेक्ट किया ना आपने, अगर एरर दिया तो ये कनेक्ट होकर ऐसे आपके पास विंडो सामने आ जाती है, ठीक है। ये विंडो जब आपके पास सामने आ जाएगी, ठीक है, देखिए आपके सामने विंडो आ गया। अब इस विंडो में सबसे पहले बेनिफिट आपको ये है कि इसका मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ हुआ है, ठीक है। आपने सबसे पहले डाटाबेसेस के अंदर आना है, डाटाबेसेस को एक्सपेंड कर लें। इसमें डिफरेंट किस्म की ये डाटाबेस मैंने बनाई हुई है, इसलिए बनी हुई है। अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो नहीं बनी हुई होंगी, ठीक है। सिवाय सिस्टम डाटाबेसेस के आपके पास कोई और चीज़ मौजूद नहीं होगी। आपने काम क्या करना है, डाटाबेसेस के ऊपर राइट क्लिक करके ना न्यू डाटाबेस कर देना, ठीक है। डाटाबेस का जो फोल्डर है ना उसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू डाटाबेस कर दीजिएगा। तो ये आपको आगे इस तरह की विंडो आपको प्रोवाइड कर देगा। डेटाबेस का नाम क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम क्या देते हैं, माई डीबी के नाम से डेटाबेस का नाम है, ठीक है। जो भी नाम रख लें, नाम रखने के बाद ऑनर डिफॉल्ट रहने दे, कोई मसला नहीं, ठीक है। और यहाँ से ओके कर दे, बाकी आपने कोई चीज़ छेड़नी नहीं है। यहाँ से आपने क्या करना है, ओके कर देनी है, ठीक है। तो माई डीबी के नाम से डेटाबेस सबसे लास्ट में आपके पास डेटाबेस बन गई होगी, सबसे लास्ट में, ठीक है। फर्स्ट टाइम सबसे लास्ट में आई होगी। फिर थोड़ी देर आप जब काम स्टार्ट करेंगे ना तो ये हो जाती है, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, ठीक है। वो मसला नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम लास्ट पे बनती है, ठीक है, ये माई डीबी के नाम से। फिर आपने माई डीबी को एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस डेटाबेस पे राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस करेंगे, उसका नाम रख के ओके करें, कर दिया हमने। तो ये मेरे पास माई डीबी बन गया, ठीक है। इससे अब आपने एक्सपेंड कर लेना है। ये वो चीज़ें जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस डायग्राम्स, आप पूरे डायग्राम देख सकते हो डेटाबेस की है क्या, ये मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर सी लगती है वजह। यहाँ टेबल्स आपने क्रिएट करने, यहाँ व्यूज क्रिएट होंगे और यहाँ स्टोर प्रोसीजर लिखा जाएगा प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले किस पे आना है, टेबल्स में आना है, ठीक है। ये टेबल पे आगे राइट क्लिक किया, न्यू टेबल करते हैं। न्यू टेबल के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ आपने क्या करना है, टेबल का नाम आपसे पूछेगा। डिफॉल्ट के ऊपर अगर आप चेक करें टेबल 1 लिखा आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल टेबल का नाम एम्प्लॉय करता हूँ तो इंफ आईडी कर देते हैं, इसे कह देंगे इंटीजर,
ठीक है, इंटीजर डाटा टाइप है। दूसरा फॉर एग्जांपल EMP नेम क्या देता हूँ, ठीक है, इसमें varchar डाटा टाइप यूज होती है, ठीक है, varchar। आगे आप बेशक मैक्स कर ले, बेशक 50 कर ले, ठीक है। varchar का मतलब स्ट्रिंग डाटा टाइप भी होती है, ठीक है। यहाँ क्या दें, फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं, जेंडर क्या देते हैं, ताकि सारे कंट्रोल यूज हो जाए, ये भी varchar आ जाएंगे। स्ट्रिंग का मतलब यहाँ varchar ही होगा। varchar मैक्स का मतलब जितने मर्जी करेक्टर आ जाए, varchar 50 का मतलब है 50 करेक्टर से ज्यादा आप नहीं लिख सकते, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है ये बात। और सर ये सामने जो आप अलाउ नल पे टिक कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? एड्रेस आया था, हाँ जी मैं बताता हूँ, ये भी varchar आ गया, ठीक है। एड्रेस भी varchar मैक्स का देते हैं, क्योंकि एड्रेस हो सकता है 50 करेक्टर से ज्यादा हो, तो आप मैक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इंप आईडी की डाटा टाइप इंटीजर है, सर बाकी 50 तीन, कैरेक्टर्स, बाकी सर तीन, जी जी बोले, सर कैरेक्टर्स का मतलब स्पेसेस को इंक्लूड करके ना, जी जी बिल्कुल लेंथ जो होती है हमारे। बिल्कुल स्पेस इंक्लूड होती है लाजमी, ठीक है। ये इंप नाम आ गया। एक चीज आपने अपना ख्याल रखना, देखिए इंप आईडी है तो मैंने जोड़ के लिखा हुआ है, स्पेस नहीं देनी आपने। इंप नेम है, जोड़ के लिखा हुआ है, ठीक है। आपने स्पेस नहीं देनी, अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो अंडरस्कोर डालेंगे, ठीक है, स्पेस आपने नहीं देनी, हमेशा याद रखिएगा, पहली बात तो ये होगी। अब देखिए इंप आईडी इंटीजर टाइप है, बाकी तीनों स्ट्रिंग डाटा टाइप्स हैं, या varchar एक ही बात है, ठीक है। अलाउ नल क्या बात है, अलाउ नल का मतलब है आप नल वैल्यू भी एंटर करना चाहें कर सकते हैं, बिल्कुल नल वैल्यू एंटर कर सकते हैं। क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, इंप नाम नेम कभी नल हो सकता है? नहीं, नाम हमेशा नो बंद सर। होता है। जेंडर लाजमी होगा, एड्रेस कहीं ना कहीं रहता होगा, तो तीनों आपने अलाउ नल से खत्म कर देना है, ठीक है। अब रहेगी आईडी, आईडी भी नल कभी नहीं होती, यानी शनाख्ती कार्ड का नंबर हर किसी बंदे का लाजमी होगा। तो अलाउ नल आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, आपको कोई ना कोई डाटा एंटर करना पड़ेगा, आप नल वैल्यू नहीं दे सकते, मतलब ठीक है। सर जो ऑप्शनल चीजें होंगी उन्हें हम नल में डाल सकते हैं, और जो कंपल्सरी हाँ होती हैं उन्हें नहीं डाल सकते। बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, एजुकेशन नल में डाल से, फॉर एग्जाम्पल बंदा ही अनपढ़ है फिर, ठीक है, ठीक होगी बात। तो एजुकेशन को मैं जानबूझकर ही डाल रहा इस कॉलम के अंदर, ठीक होगी बात। तो मेरे पास कितने कॉलम है, 4 कॉलम्स हैं, जिसमें से 3 जो है varchar या स्ट्रिंग डाटा टाइप है, और एक जो इंटीजर डाटा टाइप है। अब इसमें आपने सबसे पहले क्या करना था, रिकॉर्ड को यूनिक बनाना था डेटाबेस के अंदर। तो आपने क्या करना है, इंप आईडी पे ये क्लिक किया, ये लाइन हाईलाइट होगी, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, सेट प्राइमरी की, और ये प्राइमरी की देखिए आपको यहाँ नजर आ रही होगी, प्राइमरी की कर दिया मैंने, ठीक है। आप ना ये जो है, ये जो साइड पे नजर आ रहे थे ना, ये छोटे से बॉक्स हैं इंप आईडी से पीछे, यहाँ अगर राइट क्लिक करेंगे ना तो ये अब रिमूव प्राइमरी की का कहेगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी की आपने क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब ये रिकॉर्ड जो आईडी डुप्लीकेट नहीं होगी, लेकिन एंट्री आप नहीं करनी है, एंट्री मैंने ही करनी है, लेकिन डुप्लीकेट नहीं करने देगा ये। लेकिन मैं चाहता हूं एंट्री मैं ना करूं, एंट्री को हैंडल जो है प्राइमरी की वाला जो कॉलम है ये कंप्यूटर हैंडल करे, मैं नहीं हैंडल करना चाहता। तो आपने नीचे कॉलम प्रॉपर्टीज में आ जाना ये, और यहाँ अगर आप नीचे आएंगे ना, नीचे आते जाएंगे तो ये आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन है, ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। आपने इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन के प्लस के ऊपर क्लिक करें, ये इज आइडेंटिटी आ रहा है, तो इस आइडेंटिटी पे आप क्लिक करें, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। इसे आप यहाँ क्या कर रही है इसका, अब आप चेक करें, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन जो यस हो गया, ठीक है, इज आइडेंटिटी यस हो गया, ठीक है। आइडेंटिटी इंक्रीमेंट, अगेन में से डबल क्लिक हो गया, आइडेंटिटी इंक्रीमेंट 1 है और आइडेंटिटी सीड 1 हो गया। ये चारों चीजें 2 यस होनी चाहिए, 2 1 लाजमी होनी चाहिए अगर आपने काम सही तरीके से करने। आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है अब जो प्राइमरी की वाला कॉलम है वो कंप्यूटर ने हैंडल करना है, मैंने हैंडल नहीं करना, यानी डेटाबेसेस ने हैंडल करना है, मैंने हैंडल नहीं करना, ठीक है। इस आइडेंटिटी का मतलब है ये ट्रू है, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रू, अब कंप्यूटर हैंडल करेगा इसे, ठीक है, ठीक होगी बात। अब ये कंप्यूटर हैंडल करेंगे। आइडेंटिटी इंक्रीमेंट का मतलब है इंक्रीमेंट एक एक का होगा, यानी पहले अगर आईडी 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4, फिर 5, फिर 6। आइडेंटिटी सीड का मतलब था इनिशियल वैल्यू क्या होगी,
इनिशियल वैल्यू आप जो भी रखेंगे वो वहां से स्टार्ट होगी। 500 रखेंगे तो 500 से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट एंट्री 501 होगी, उससे नेक्स्ट एंट्री 502 होगी। ठीक होगी ये बात? तो ये लाजमी आपने सेट करनी है। ठीक होगी बात? तो ये मेरे पास पहला डेटाबेस के अंदर कॉन्सेप्ट आ गया है प्राइमरी की। अब ये डाटा को ना ही डुप्लीकेट होने देगी ना ही नल होने देगी। ठीक होगी? सर यहाँ पे आपने इनिशियल वैल्यू को बताया, उससे आपको क्या मुराद है कि 500 अगर रखेंगे तो 500 होगा, क्या मतलब? स्टार्टिंग वैल्यू आप जो मर्जी रख लें, लाजमी नहीं है 1 से स्टार्ट हो, किसी नंबर से भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन होती है इंटीजर के लिए। अगर ये यहाँ वार होगा फिर आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन कोई नहीं होना, ये भी याद रखिएगा। ठीक होगी बात? अच्छा, अब हमने क्या करना है, कुछ एंट्री मैन्युअली करते हैं, कुछ हट के काम करते हैं। ठीक है, टेबल को एक्सपेंड करें। अभी टेबल आपके पास नहीं आया हुआ, ठीक है, क्यों? क्योंकि टेबल सेव नहीं हुआ। आपने यहाँ ये जो डीबी टेबल लिखा है इसके ऊपर राइट क्लिक करें, सेव टेबल 1 कर दें। टेबल का नाम लेट्स सपोज हम रख देते हैं एम्प्लॉय, EMP रख देता हूँ ताकि नंबर लाम ना खराब करें। ठीक है, अब देखिए DBO.EMP के नाम से एम्प्लॉय का टेबल बन गया, ये एम्प्लॉय का टेबल आ गया। अब से आप राइट क्लिक करें, ठीक है, डिजाइन में जाएं, ये आपका डिजाइन मोड ही है। ठीक है, फिर आप क्या करें, राइट क्लिक करके आप सिलेक्ट ऑफ 1000 रोज कर दिए। पहली 1000 रोज आपको दिखाएगा जो कि अभी एंट्री है ही नहीं, नल है। ठीक है, ये नल है। इस टाइम राइट क्लिक करके आप एडिट टॉप 200 रोज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। एडिट टॉप 200 रोज, एडिट का मतलब ये इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ये आ गया एडिट के साथ। राइट क्लिक करेंगे, जब एडिट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इंफ आईडी है ना, देखिए हाईलाइट हुआ, मैं इसे एंट्री करना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं एंट्री करने दे रहा। क्यों? इसे डेटाबेस हैंडल करेगा। ठीक है, कोई एंट्री नहीं कर। इंफ नेम में हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पहले नाम अली रख देते हैं, अली आ गया। ठीक है, जेंडर मेल है तो हम मेल लिख देते हैं। ठीक है, एड्रेस है फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद का तो ISL कर देते हैं, ISP। ठीक है, अब टैब करेंगे ना तो एंट्रीज हो जाएंगी। पहली एंट्री हो गई, ये 1 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये जो ये जगह नजर आ रही है ना कोई, हाँ ये थोड़ी सी साथ, राइट क्लिक करें, ये डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट हो जाएगी। अपडेट करना है, यहाँ दोबारा क्लिक करके अली के साथ जो नाम और लिखना चाहें वो आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों काम एडिट से हो जाते हैं। सिलेक्ट की क्यूरी कैसे लगेगी, राइट क्लिक करके ना सिलेक्ट ऑफ 1000 रोज। आप देखें, आप करेंगे तो आपके पास ये पहली एंट्री आ रही है, ID 1 है, नाम अली है, मेल है, इस्लामाबाद है। ठीक होगी बात? अब जरा हम आते हैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर। ठीक है, सर इसका मतलब है कि जितने भी हम लोगों को ऐसे वैल्यूज देनी होंगी वो सब एक एक करके हम खुद ऐड करेंगे। अगर इसमें 1000 रोज होती तो 1000 का 1000 डेटा क्या हमने खुद एंटर किया होता इसके बीच में? बिल्कुल यही बात है, लेकिन 1000 के लिए फिर आप लूप लगा लें, ज्यादा बेहतर है, तो जाके करके एंटर करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। फाइल में आ जाते हैं। ठीक है, न्यू फाइल है, प्रोजेक्ट क्रिएट, सॉरी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, फाइल है, न्यू है, प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। आपकी अगली क्लास फ्री है? नो सर, हमारी No, कोर sir. क्लास है नेक्स्ट कितने बजे? 11:30। चलो ठीक हो गया। ये विंडोज पे आ गया, ये विंडो फॉर्म एप्लीकेशन है। ठीक है, ये हम नाम रख देते हैं, आपकी क्लास के नाम पे आता है MCS लिख देता हूँ, 3 है। ठीक है, और यहाँ ADO.NET नेट है। ठीक है, सर वो माइक्रोसॉफ्ट SQL का वर्जन क्या था? 2008 R2 बेहतर है यही। 2008। सर उसका पूरा नाम बता दें, माइक्रोसॉफ्ट SQL SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो।
सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग कैसे होती है वो जरा देख लेते हैं। फॉर्म को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मेरे पास वहाँ डेटाबेस में क्या क्या था आपको अगर दिखाऊं, मेरे पास डेटाबेस में ठीक है ये आ गया, नेम है, जेंडर है, एड्रेस है और आईडी है, 4 चीजें। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज प्राइमरी की है जिसे हम आईडी कह रहे हैं या इंप आईडी कह रहे हैं। इंप आईडी को आपने फॉर्म के ऊपर नहीं दिखाना। ठीक है, तो उसका मतलब पीछे कॉलम कितने बचे, 3, और तीनों वार 4 हैं। वार 4 आपके कंट्रोल रेंडर हो जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स के साथ। तो मुझे 3 टेक्स्ट बॉक्स डालने चाहिए, वार 4 रिप्लेस हो जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स से। लेकिन अगर आप चेक करें, एक एड्रेस का था, एक नेम का है और तीसरी चीज क्या है, जेंडर है। जेंडर के लिए हम क्या यूज करेंगे, रेडियो बटन। रेडियो बटन। ठीक है, ठीक होगी बात। ये किधर गया रेडियो बटन, ये ठीक है। यहाँ हम लेबल डाल लेते हैं ताकि याद रहे कि ये किस लेबल को हैंडल कर रहा है, ये किस लेबल को हैंडल कर रहा है और ये किस लेबल को हैंडल कर रहा है। ठीक है, इस लेबल को हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल नेम का। ठीक है, ये एम्प्लॉय नेम का नाम दे दें। ठीक है, जानबूझ के मैंने कम कंट्रोल डाले हैं क्योंकि हम अभी ज़्यादा कंट्रोल नहीं डालना चाह रहे। तो यहाँ मैं नाम रख देता हूँ जेंडर के नाम से। ठीक है, और यहाँ जो है मैं नाम लिख देता हूँ एड्रेस के नाम से। ठीक है, तो जितने वार 4 है ना, सिवाय ऑप्शनल के, इस तरह के रेंडर हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, उसी टेक्स्ट बॉक्स पर कंट्रोल के लिहाज से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देना है, फॉर एग्जाम्पल इसका TXT नाम रख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं TXT एड्रेस रख देते हैं। ठीक है, इसका नाम हम यहाँ के रेडियो रेडियो मेल कर देते हैं। ठीक है, बटन का ये नाम है। ठीक है भी, और यहाँ इस बटन का नाम रखते हैं रेडियो फीमेल। ठीक है, फिर हम इनके टेक्स्ट और चेंज बात कर। सर, हम जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करते हैं तो क्या हम इसी तरह हर चीज का जो है वो नेम वगैरह चेंज करते हैं या डिफॉल्ट जो होता है उसी पे काम चलाते हैं? बिकॉज ऐसे तो करना चेंज शुरू कर देंगे तो काफी ज्यादा कर, टाइम करते हैं, करते क्यों नहीं, तो आपको वो बहुत मसला होगा, ढूंढने में कंट्रोल ही आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, हैं। ये फॉर्म बन गया। अब फॉर्म पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्म पे क्लिक किया, सिंगल ही क्लिक किया है, तो फॉर्म का टेक्स्ट में यहाँ लिख देता हूँ एम्प्लॉय का फॉर्म है ये। ठीक है, और देखिए एम्प्लॉय का फॉर्म पर आ गया। ठीक है, अब आप देखें जितने भी टेक्स्ट बॉक्स वार 4 से थे वो या तो रेडियो बटन या चेक बॉक्स या इससे रेंडर हो जाएंगे। सर हमने एम्प्लॉय आईडी को इसलिए नहीं इधर फॉर्म में लाया क्योंकि वो प्राइमरी की थी। बिल्कुल, प्राइमरी की ना कि ऑटो इंक्रीमेंट के। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब प्राइमरी की भी और कंप्यूटर हैंडल कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। अब इस टेक्स्ट बॉक्स का मैं नाम रख देता हूँ इंसर्ट के नाम से। तो अभी सिर्फ इंसर्ट का काम करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, तो एक थोड़ा सा कलर चेंज करता है कि आपको, बाकी आप काम देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आता है बैकग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ से बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहें, ठीक है, ये वेब बेस्ड सिस्टम है, ये कस्टम में भी अगर आप आ जाएं तो ये फॉर्म का कलर चेंज आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा अब जरा हम आते हैं ना, इंसर्ट के बटन पे क्लिक करूंगा उसी तरह फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो काम सादा सा था, सिंपल सा था। अब जरा आएंगी माइक्रोसॉफ्ट की बिल्ट इन क्लासेस, आपने थोड़ा सा हाजिर रहना है। क्यों, जितने भी ऊपर के कॉन्सेप्ट हैं यहाँ के अप्लाई होंगे। ये है नेम स्पेसेस। आपने सबसे पहले एक नेम स्पेस ऐड करनी है क्योंकि ADO.NET की नेम स्पेस में ऐड नहीं होती, वो क्या है, यूजिंग। ठीक है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ये आपने ऐड करनी है।
ठीक है, ये अपनी लाइन ऐड करनी है। ठीक होगी बात। अब याद रखिएगा मेरे एसक्यूएल क्लाइंट का मतलब क्या, एसक्यूएल क्लाइंट के अंदर डेटाबेस के साथ आप काम करते हैं, इसमें क्लासेस अवेलेबल हैं जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के काम आएंगी। अभी मैं जानबूझ के चीज़ आधी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आधी मैं अगले लेक्चर पे छोड़ रहा हूँ। आधी का मतलब क्या है कि अभी हम सिर्फ इंसर्ट, अपडेट और डिलीट को हम कैटेगरी 1 क्या देते हैं, सिलेक्ट की स्टेटमेंट को हम कैटेगरी 2 क्या देते हैं, वजह बता सकते हैं? सर क्या बोला आपने? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट को हम कैटेगरी 1 कहते हैं, सिलेक्ट की स्टेटमेंट को हम कैटेगरी 2 क्यों कहते हैं, वजह? सर डेटाबेस बनी होगी तो सिलेक्ट वाला कुछ काम करेंगे ना, पहले बनाएंगे इंसर्ट करेंगे फिर वो। बनी हुई तो है। सर ये भी हो सकता है कि इंसर्ट डिलीट और अपडेट जो है ना काम तकरीबन एक जैसा ही है कि हमने उसी को इंसर्ट करना है या उसको डिलीट करो या एक साथ इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन वो जो उसको जो उस पर क्यूरी लगानी है वो हमसे अलग से जाके ऑपरेशन करना पड़ता है। आपकी बात काफी हद तक, आपकी बात ठीक है, ठीक है। यस सर। उसकी रीजन ये है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वन वे स्टेटमेंट है, यानी डाटा सिर्फ टेबल की तरफ लेके जाएगी, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है, इनपुट जा रही है। ठीक है, बाकी दूसरों ने जो कहा था ना कि डेटाबेस बनी हुई है, ऐसा वो भी बात ठीक है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली कैटेगरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। ठीक है, वो सर बात भी। उसमें हम रिट्रीव करेंगे तब। सॉरी, सर उसमें रिट्रीविंग की बात हो रही है फिर सिलेक्ट बिल्कुल वाले में। यही बात। तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट इनपुट है, जबकि सिलेक्ट की स्टेटमेंट क्या आउटपुट है। इसका मतलब जब आउटपुट होगी, रिकॉर्ड वापस आ रहा होगा, रिकॉर्ड को मुझे मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन इंसर्ट, अपडेट, डिलीट में मुझे रिकॉर्ड मैनेज ही नहीं करना पड़ेगा। समझ आई बात है? तो दोनों की हैंडलिंग डिफरेंट है। आज मैं सिर्फ इंसर्ट की बात करूंगा, इंसर्ट ही करेंगे तो साथ डिलीट की भी हो जाएगी, साथ अपडेट की भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। चेंज कहाँ आएगी, सिर्फ क्यूरी में आएगी। ठीक है, तो इस बात को मैं यहाँ रोकता हूँ। आप लोग ना, तो मैं सेशन एंड करने क्योंकि 1 मिनट रह गया है। ठीक है, मैं एंड करता हूँ, दोबारा अभी जल्दी से ज्वाइन कर लें ताकि हम एक मॉड्यूल आज कर लें। ठीक है, यस। क्योंकि 1 1.5 2 मिनट रहते हैं तो काम होगा नहीं। जी, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस सर। सर। अच्छा चलिए, बाकी लॉग इन हो रहे हैं, फिर 1 मिनट के बाद मैं बात स्टार्ट करता हूँ। ठीक है,
सर जितने में सब आ रहे होते हैं आप हमें ये जो आपने नेम स्पेस डाली है उसको रिपीट कर दें। ठीक है, अभी मैंने जो नेम स्पेस डाली है ना, आप देखिए मैंने system डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट डाली है। इसके अंदर वो डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ जितनी भी क्लासेस हैं सारी इसके अंदर है। जब तक ये यूज नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, आप डेटाबेस की क्लासेस यूज नहीं कर सकते। सर क्या यही एक नेम स्पेसेस है वो हमने यूज करनी होगी या इसके अलावा और भी नेम स्पेसेस हमें आगे जाके यूज करनी पड़ेंगी? ASP.NET में 2 करनी पड़ती हैं, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में एक, जो ASP में इंस्टॉल करनी मतलब यूज करनी पड़ेगी तो यही है। दूसरी होगी यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा, ये होगी, यानी सिस्टम डॉट डाटा एक डालनी पड़ेगी और सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट एक ये डालनी पड़ेगी, दोनों अलग डालनी पड़ती है। यस सर। ठीक है, बस ये सिर्फ वाक्य। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी 2 क्लासेस मैंडेटरी हैं, चाहे आप इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट चारों का काम कर रहे हो ना। इन 4 में से 3 जो हैं हमने एक कैटेगरी एक कैटेगरी बनाई है सिलेक्ट की। ठीक है, तो 2 क्लासेस मैंडेटरी हैं, टोटल हमारे पास क्लासेस 5 हैं इसमें जो हमने यूज करनी है। एक एसक्यूएल कनेक्शन है, एक एसक्यूएल कमांड है, 2 होगी, तीसरी है डाटा टेबल है, चौथी एसक्यूएल डाटा अडाप्टर है और 5वीं रीडर है। 5 है। ठीक है, इन 5 में से 2 जो है यूज होती हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए, जो कि है एसक्यूएल कमांड और एसक्यूएल कनेक्शन। ये 2 यूज होंगी किसके लिए? इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए। ठीक है, बाकी जो 3 हैं इनको जब हम बाकी पढ़ेंगे तो उनपे हम नाम वहां यूज करेंगे, यानी डाटा टेबल, डाटा रीडर और डाटा अडाप्टर, ये 3 क्लासेस सर्च के साथ यूज होती हैं, इंक्लूडिंग 2 जो हम अभी पढ़ने लगे हैं, उसमें 5 यूज होती हैं, लेकिन इंसर्ट अपडेट डिलीट में 2 क्लासेस यूज होती हैं, एसक्यूएल कनेक्शन और एसक्यूएल कमांड। ठीक है, तो एसक्यूएल कनेक्शन हमेशा हम ग्लोबल लेवल पे बना लेते हैं। एसक्यूएल लिखेंगे आप, साथ कनेक्शन लिखेंगे तो ये आ रहा होगा एसक्यूएल कनेक्शन। इसका मैंने कौन के नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अभी हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक होगी बात? इस स्ट्रिंग का मतलब ये है कि ये जो लिखी कहाँ गई है, सी शार्प के अंदर लिखी है ना कोड के अंदर, इसने उस डाटाबेस के साथ जाके चीजें कनेक्ट करनी है। जो मैंने MyDB के नाम से डाटाबेस बनाई है, मैंने वो स्ट्रिंग गेट करनी है और यहां अंदर डबल कोड के अंदर पास करनी है। ठीक है, लेकिन डबल कोड से पहले यहाँ @ का साइन लगाना पड़ता है स्ट्रिंग के लिए। ठीक होगी बात? ठीक है, तो यहाँ जो अंदर चीज मैं लिखूंगा वो कनेक्शन स्ट्रिंग होनी चाहिए, वो बैक गेट कैसे करूंगा ये आपने देखना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या क्या लिखा, एसक्यूएल कनेक्शन है, कौन नहीं एसक्यूएल कनेक्शन। एसक्यूएल कनेक्शन की जितनी इंप्लीमेंटेशन नॉन स्टैटिक है उस कौन के अंदर आ गई है, और जितनी स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन है उस एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर ही मौजूद है। पुरानी बातें अब रिवाइज होना शुरू होती है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने कौन का ये ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, और उसको यूज करते हुए यहाँ मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर आएगी, लेकिन डबल कोट से पहले यहाँ @ का साइन लगाना लाजमी है, सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए जरूरी होता है। ठीक है, बाकी के लिए जरूरी नहीं है। स्ट्रिंग के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए @ का साइन लगाना पड़ता है, वो मैं आपको बता दूंगा इसकी रीजन क्या है। आपने सबसे पहले जाना टूल्स में। ठीक है, यहाँ है कनेक्ट टू डेटाबेस। ठीक है, कनेक्ट टू डेटाबेस के अंदर आ गए, इसके बाद आपके पास विंडो आ जाएगी, ये ऐड कनेक्शन की विंडो आ जाती है। यहां आपके पास क्या होना चाहिए, एसक्यूएल सर्वर ब्रैकेट में एसक्यूएल क्लाइंट लाजमी लिखा होना चाहिए। अगर कुछ और लिखा तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने एसक्यूएल सर्वर ही करना है। ब्रैकेट में क्या लिखा होता है, एसक्यूएल क्लाइंट लिखा होता है। अब बाज दफा ना यहाँ आप, मैं क्लिक करूंगा नाम आ जाएगा, लेकिन आप क्लिक करेंगे तो नाम नहीं आएगा। क्यों? अब देखिए मैंने इसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया है ना, तो ये मेरे पास नाम आ रहा है, लेकिन आपका MyDB पासवर्ड आपका नाम ना आ रहा हो। क्यों? फर्स्ट टाइम जब आप सेटिंग करते हैं आपको नहीं पता होता, आपने दोबारा एसक्यूएल सर्वर के अंदर जाना है। ये कनेक्ट लिखा हुआ है, कनेक्ट, इस पर क्लिक करना है, ये डेटाबेस इंजन है, इस पर क्लिक कर दें, ये आपने नाम कॉपी कर लेना है, सर्वर का नाम, ये सर्वर नाम लिखा हुआ है, इसके सामने जो ड्रॉप डाउन है इसे आपने कर लेना है कॉपी और इसे कर दे कैंसिल।
अगेन आप वापस आए, ठीक है, और यहाँ क्या कर दें, पेस्ट कर दें, ठीक है। जब आप कनेक्शन ये नाम सही पेस्ट करेंगे तो जो आपने डेटाबेस बनाई है यहाँ नीचे इसका नाम सही तरीके से आ जाएगा। सिलेक्ट और एंटर अ डेटाबेस नेम, अगर आपने ठीक डाला हुआ सर्वर का नाम तो इसके अंदर डेटाबेस का नाम जरूर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये इसका चेक है। तो मैंने जो बनाया इसका नाम क्या था, MyDB, तो ये अब ये Yes, सेंडिंग ऑर्डर में होगा। ये MyDB है, ये MyDB में सेलेक्ट कर ली। अब टेस्ट कनेक्शन करें, क्या कनेक्शन सक्सीड हो सकता है, कह रहा सक्सीडेड है, आप ओके कर लें। जब आप ओके करेंगे ना तो आपका ये लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे ये अब टूल बॉक्स अब सर्वर एक्सप्लोरर आएगा, सर्वर एक्सप्लोरर आएगा। और सर्वर एक्सप्लोरर में देखिए आपके पास डिफरेंट डेटाबेसेस होंगी जिनके साथ रेड क्रॉस लगा हुआ है। अगर आप गौर करें छोटा सा, के साथ रेड क्रॉस लगा हुआ है, लेकिन एक ऐसी डेटाबेस होगी जिसके साथ टिक लगा होगा और ब्लैक है, वो ये है, ये MyDB नाम है, उसी नाम का। इसका मतलब ये आपने यहाँ एम्बेड कर लिया है। इनफैक्ट एम्बेड नहीं हुई, ये किस्म का मिरर आ गया इसमें, ठीक है। आप इसको यूज अप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये अब आ गया डेटाबेस, ठीक है, ये ब्लैक है, आपको नजर आ रहा है, छोटा सा ब्लैक सा प्लग बना हुआ। इसके बाद आप जब सिंगल क्लिक करेंगे ना तो यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है। आप देखिए DBO कनेक्शन है, इसकी ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ये प्रॉपर्टीज चेक करें, ये कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा हुआ है। यहाँ आए, यहाँ डबल क्लिक करें, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसे करें कॉपी सारे को और यहाँ कर दे पेस्ट, ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी होके यहाँ आ गई है। आप बिलफर्ज अगर मैं यहाँ से @ का साइन हटा देता हूँ ना तो एरर आना शुरू हो जाएंगे। क्या एरर आएंगे, क्योंकि सिंगल बैकस्लैश जो है ना उसका कोई मीनिंग होता है। आपको याद होगा बैकस्लैश का क्या मतलब होता है, न्यू लाइन। बैकस्लैश T का क्या मतलब होता है, टैब दे दें। तो बैकस्लैश का मीनिंग होता है, हम कहते हैं ये मीनिंग लेस होनी चाहिए, तो आप यहाँ क्या कर दें, @ का साइन डाल दें, यानी ये मीनिंग लेस हो जाए, ठीक है। यानी जब भी स्ट्रिंग के अंदर डबल स्लैश बैकस्लैश आ रही हो उसका कोई मीनिंग होता है, ठीक है। हम उस मीनिंग को खत्म करने के लिए डबल कोड जहाँ स्टार्ट होता है उससे पहले @ का साइन डाल देते हैं, यानी इसका मीनिंग कंसीडर ना करें, ये एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करें, ठीक है। तो इससे आपने कनेक्शन स्ट्रिंग क्या कर लिया, गेट कर लिया, ये आपकी क्या होगी, कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई है। अब अगर आप चीज देखें तो मैंने ये जो लाइन लिखी है ऊ पे से हम क्या कहेंगे, ऊ की जुबान में से क्या कहेंगे, बता सकता है कोई? इसको एक बड़ा जबरदस्त सा नाम है, कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया मैंने। कौन का जो एसक्यूएल कनेक्शन है उसका जो कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ है, जब ऑब्जेक्ट आते हैं इन्वोक हो जाता है ना, ये देखिए यहाँ कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग दे दी है, यानी कंस्ट्रक्टर को मैंने इनिशियलाइज कर दिया कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ। अब अगर आप SQL कनेक्शन की क्लास अगर आप चेक करें, ठीक है, इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर बना होगा जो कनेक्शन स्ट्रिंग ले रहा होगा। मिसाल के तौर पे इसे राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, गो टू डेफिनेशन कर देता हूँ, ठीक है। गो कि मुझे सारी चीजें डिटेल में तो नहीं दिखाएगा। ये देखिए मैंने ये कंस्ट्रक्टर यूज किया है, पब्लिक है, एसक्यूएल कनेक्शन है, अंदर क्या ले रहा है, स्ट्रिंग टाइप है, किसकी, कनेक्शन स्ट्रिंग की। ये मैंने कंस्ट्रक्टर इन्वोक किया इसका। ये वाला भी करना चाहता मैं कर सकता था, लेकिन मैंने पैरामीटराइज कर दिया, ठीक है। तो ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, एक लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। दूसरी लाइन कहलाती है एसक्यूएल कमांड, उसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम एसक्यूएल कनेक्शन है, यानी कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगी। दूसरी क्लास का नाम है एसक्यूएल कमांड। कमांड का मतलब क्या, यहाँ क्या होगा, क्यूरी होगा, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग क्यूरी इक्वल टू नल, ठीक है। ये मैंने क्यों बनाया भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये यूज करना पड़ता है आपको, स्ट्रिंग वेरिएबल आपको यूज करना पड़ता है ADO.NET के अंदर, कैसे भी आपको पता लग जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, SQL COMMAND कमांड, ठीक है। CMD का नाम रख लिया इक्वल टू न्यू SQL कमांड आ गया। दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने ये बना दिया। अब इसका भी मैं कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा। इसका कंस्ट्रक्टर 2 आर्गुमेंट लेता है। अब ये देखिए मैंने ये कॉमा डाला है, 2 आर्गुमेंट है। पहला कह रहा है स्ट्रिंग कमांड टेक्स्ट आ रहा है, दूसरा एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये नजर आ रही है ना। तो यहाँ मैं कौन पास करने लगा हूँ, क्यों, एसक्यूएल कनेक्शन का आपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपने पास करना होता है। ये जो कनेक्शन जो अभी बोल्ड हुआ है कनेक्शन है ना, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, एसक्यूएल कनेक्शन।
और आप यहाँ कौन देखे, कौन की रिटर्न टाइप क्या है, एसक्यूएल कनेक्शन। तो मैंने जो नाम यहाँ लिखा है वो मैंने नाम यहाँ पास है। एक पैरामीटर ये होता है और दूसरा पैरामीटर ये मैंने स्ट्रिंग क्यूरी लिखी है, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्यूरी हमेशा पहला आर्गुमेंट होगा और अब दूसरा भी क्लास मेरी कंप्लीट हो गया है। ये कौन है ना, ये वही कौन है जो मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है, ये क्यूरी वही क्यूरी है जो मैंने यहाँ डिक्लेयर की हुई है। तो दोनों क्लासेस आपकी इंप्लीमेंटेशन फॉर्म में आपके सामने आ गई हैं। जहां ये क्यूरी मैंने नल किया, यहां मैंने क्यूरी लिखनी होगी। ठीक है, जहां मैंने नल लिखा है यहाँ क्यूरी लिखनी है। हमेशा याद रखिएगा एसक्यूएल कनेक्शन जो होता है ना वो ओपन और क्लोज होता है। बाय डिफॉल्ट उसकी जो कंडीशन या उसकी जो बात होती है वो क्लोज होती है। तो मैं क्या करूंगा कौन, जो कि किसका ऑब्जेक्ट है, एसक्यूएल कनेक्शन का, डॉट ओपन करूंगा कि कनेक्शन से क्या कर दे, ओपन कर दे। ठीक है, जब आपने कनेक्शन ओपन करना है, आपने खुद ओपन कर दिया, तो आपने कनेक्शन को क्या करना होगा, क्लोज भी करना है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक लाइन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। उस लाइन के अंदर ही सारी जान है ADO.NET की, और वो क्या है, CMD का ऑब्जेक्ट मैंने यूज करना है। यहां मैं देखें कौन का ऑब्जेक्ट यूज किया, जो कि एसक्यूएल कनेक्शन है, तो उससे मैंने ओपन और कनेक्शन, क्लोज के कनेक्शन मैंने कॉल कर लिए। ठीक है, ओपन से बना ओपन कनेक्शन है, क्लोज से बना क्लोज कनेक्शन है। तो ये मैंने कौन के ऑब्जेक्ट से ओपन कनेक्शन क्लोज किए हैं, क्यों, एसक्यूएल कनेक्शन तो उसमें डिफाइन है। लेकिन इन दोनों के दरमियान कमांड का ऑब्जेक्ट मैंने यूज करना है, CMD डॉट क्या यूज करना है, इसमें एक ही फंक्शन यूज करना है, और वो क्या है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। अब याद रखिएगा एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी क्या करता है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी एग्जीक्यूट करता है किसको, इंसर्ट स्टेटमेंट को, अपडेट स्टेटमेंट को और डिलीट स्टेटमेंट को। क्या करता है, इन तीनों को एग्जीक्यूट करता है। और सर ओपन और क्लोज का क्या पर्पस है? बाय डिफॉल्ट डेटाबेस हमेशा सिक्योर होती है, वो क्लोज इसका कनेक्शन होता है। तो हमें इसके अंदर अगर चेंजेस लेके आनी है तो पहले ओपन तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने कनेक्शन को ओपन किया है, फिर मैंने क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, फिर मैंने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का मतलब क्या है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, इन तीनों में से जो भी क्यूरी कैटेगरी 1 से है उनको क्या कर दे, एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। तो कैटेगरी 1 मैंने जानबूझ के डमी नाम दिया था, इन्हें क्या कहते हैं, नॉन क्यूरी कहते हैं। सिलेक्ट को हम क्यूरी क्या देते हैं, और इंसर्ट अपडेट डिलीट को हम क्या कहते हैं, नॉन क्यूरी क्या देते हैं। ठीक है, नॉन क्यूरी का मतलब क्या है, इंसर्ट अपडेट डिलीट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैंने एक रो एग्जैक्ट इंसर्ट की तो एक रिटर्न होगा, या एक रो डिलीट की एक रिटर्न होगी, एक रो अपडेट हुई तो एक रिटर्न होगी, 10 रोज अपडेट इंसर्ट या डिलीट हुई तो 10 रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी की रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, इंट आई मैं कह देता हूं। ठीक है, ये मैं चेक लगा दिया। इफ मैं कहता हूं आई ग्रेटर देन 0 है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। समझ आई बात की, अगर आई में नॉन जीरो वैल्यू आ गई कोई पॉजिटिव, तो इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कहूंगा, रिकॉर्ड इंसर्ट है, रिकॉर्ड एडिट कह देते हैं। ठीक है, अब वो डिलीट की फॉर्म में भी ऐड हो सकता है, मतलब निकाल लिया। ठीक है, एल्स में क्या आ जाएगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो में इंसर्शन रिकॉर्ड या जो है वो फेल्ड में आ जाएगा, तो यहाँ नॉट डाल देते। समझ आ गई बात की। यस सर, ये कंडीशन किस बेस पे लगती है? अब जैसे आई ग्रेटर देन 0, तो ये 0 से पॉजिटिव हो, तो ये किस बेस पे लगती है? अब देखिए एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी के ऊपर आप लेके आए कर्सर, ये क्या रिटर्न कर रहे हैं मुझे, इंटीजर, और उसके नीचे डॉक्यूमेंटेशन पढ़े क्या कह रहा है, एग्जीक्यूट TSQL स्टेटमेंट अगेंस्ट द कनेक्शन एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड। इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, ये सिर्फ हमें नंबर रिटर्न करेगा, जितनी रो इंसर्ट हुई, अपडेट हुई या डिलीट हुई। अगर कोई रो इंसर्ट अपडेट डिलीट हुई तो कोई ना कोई नॉन जीरो नंबर होगा ना, कोई 1 हो सकता है, मिनिमम 1 वैल्यू तो होगी। तो इसलिए मैंने फिर कंडीशन लगाई है, ग्रेटर देन 0 है तो रिकॉर्ड एडिड हुआ होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ, 0 की वैल्यू। तो याद रखिएगा एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी फंक्शन क्या करता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अब सारी ये मेरा कंप्लीट हो गया मॉड्यूल 1। ठीक है, आप जरा कहानी सुनिएगा, रिवर्स में मैं चलने लगा हूं। देखा रिवर्स पे देखना चेनिंग हो रही होगी, और चेनिंग से ही आपको पता लगेगा अच्छा ये ऑब्जेक्ट यूं पास होते हैं, यूं कनेक्शन होता है क्लासेस आपस में।
और जावा में भी यूं ही है, एंड्रॉयड में भी यूं ही है। मैं ऐसे चलाता होता हूँ, जो भी मैं चीज पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आगे बढ़ी, ठीक है। मिसाल के तौर पे कनेक्शन क्लोज है, ये तो नाम से नजर आया कनेक्शन क्लोज हो गया है। बैक आए, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी फंक्शन है, क्यों? बाद में ब्रैकेट्स लगी हुई है, और ये बिल्ट इन फंक्शन है। ये डिफाइन किसके अंदर है? यहाँ पे चेक करें, सीएमडी के अंदर डिफाइन है। तो सीएमडी कहाँ है? ये यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। सीएमडी के अंदर इसका मतलब है एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी डिफाइन है, और मैंने कहा ये क्या करता है? इंसर्ट अपडेट डिलीट को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सीएमडी के अंदर आते हैं, सीएमडी इनपुट पे क्या ले रहा है? क्यूरी ले रहा है और कनेक्शन ले रहा है, ठीक है। क्यूरी क्या होगी? इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की क्यूरी होगी, और कनेक्शन ले रहा है। क्यूरी यहां से आ जाएगी इसके अंदर, और कनेक्शन क्या है? यहां से आ रहा है। कनेक्शन के अंदर जाएं, उसमें इनपुट क्या आ रही है? जैसे आपने बोला, हम बैक ट्रैक करते हुए डेटाबेस की कनेक्शन तक ही पहुंचे हैं। हाँ जी, अब सवाल पूछिए। सर सीएमडी नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, आपने बोला। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कह लेंगे तो डेफिनेटली नॉन स्टैटिक ही है। ओके, ठीक होगी बात। यहां कोई सवाल है किसी का? अब देखें कनेक्टेड कैसे होती है। इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसने पैरामीटर में स्ट्रिंग लेके इनिशियलाइज कर दिया अपने आप के ऑब्जेक्ट को। अब ये इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट पास हुआ है सीएमडी को, ठीक है, इस सीएमडी को। ये सीएमडी एग्जीक्यूट क्यूरी को कॉल कर रहा है, यानी कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ तो मैं डेटाबेस तक पहुंच गया, ठीक है। डेटाबेस तक पहुंच गया तो ये इस क्लास में मुझे पावर दे दी कि मैं इस पे क्यूरी लिख सकता हूं, लेकिन कनेक्शन ओपन करके क्यूरी लिख दी। क्यूरी को हम इसी साइड से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी को कॉल करके। यहां से एग्जीक्यूट हो जाएगी और कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, और फिर हमने चेक लगा दिया, ठीक है। तो यही कहानी है फॉरवर्ड चैन के लिहाज से, ठीक होगी बात। अब आप चेक करें क्लासेस आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। हमने एक का ऑब्जेक्ट बनाया और दूसरे के पैरामीटर में पास किया हुआ है, तब क्लासेस कनेक्टेड होती हैं आपस में। ये देखें, इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और पास से यहां हुआ है। अब ये एसक्यूएल कनेक्शन कमांड क्या होगी है? मिल के काम कर रही है। लेकिन अगर यहां से मैं कौन डिलीट कर दूं, अब कभी भी ये है ना मेरा ADO.NET काम नहीं करेगा। क्यों? एसक्यूएल कनेक्शन इंडिपेंडेंट है, कमांड इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब मैंने यहाँ कॉन किया तो एसक्यूएल कनेक्शन जो है वो यूज करेगा कौन? एसक्यूएल कमांड। अब आपस में मिल के काम करें। मतलब सर कनेक्शंस और कमांड्स मिलके इंसर्ट डिलीट और अपडेट के फंक्शंस एग्जीक्यूट करवाते हैं। कनेक्शन एस्टैब्लिश करा रहा है, कमांड क्यूरीज को चलाने की हेल्प दे रहा है, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड के ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी के फंक्शन के साथ करो। उस ऑब्जेक्ट जो सीएमडी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसी के कमांड का मैंने क्लास का फंक्शन कॉल कर उसका ऑब्जेक्ट सीएमडी बना के, ठीक है। तो क्यूरी क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अब इंसर्ट की क्यूरी लिखने का यहाँ तरीका है, बहुत टेक्निकल है, जरा सुनिएगा। डबल कोट से अंदर लिखा जाता है, ठीक है। डबल कोट के अंदर कैसे लिखा जाएगा जरा देखिएगा। मैंने वैल्यूज कहां से इनपुट लेनी है? फॉर्म से लेनी है ना। यस सर। ठीक है, जब भी मैं फॉर्म से वैल्यू लूंगा ना तो सिंगल डबल प्लस के साथ लूंगा, सिंगल कोट डबल कोट प्लस, फॉर्म का नाम आ जाएगा, डॉट कंट्रोल आ जाएगा, प्लस डबल सिंगल। ये फॉर्मेट होगा फॉर्म से वैल्यू लेने का, यूं सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल। ये फॉर्मेट होगा फॉर्म से वैल्यू लेने का, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। फॉर्म से हमेशा वैल्यू ऐसे ली जाएगी, ठीक है। और जो बाद वाले दोनों डबल कोट्स हैं वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जरा हम वैल्यू लेते हैं, इंसर्ट की क्यूरी लिखते हैं। पहले इंसर्ट की क्यूरी के लिए क्या करते हैं? पहले लिखते हैं इंसर्ट, ठीक होगी बात, इनटू, ये तो लिखा ही जाता है, कीवर्ड है। अब डेटाबेस में टेबल का नाम क्या? टेबल का नाम क्या है? मैं यहां से देख लेता हूं, डेटाबेस MyDB है, टेबल का नाम ये देखिए। अब यहाँ टेबल को एक्सपेंड करेंगे तो क्या? इम्प है, ठीक है। ये इम्प आ गया, ई कैपिटल है, स्पेलिंग मैच होनी चाहिए। ई कैपिटल तो ई कैपिटल ही आएगा, अगर ई मैं स्मॉल लिख देता हूँ ये स्ट्रिंग मैच ही नहीं होगी, वो रिटर्न 0 करेगा, कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा सारा। इम्प है। अब इम्प है, आप चेक करें मेरे पास कितने कॉलम्स थे, मैं यहाँ से एक्सपेंड करके देख लेता हूँ। 4 थे, जिसमें से एक ऑटो इंक्रीमेंटेड है। ऑटो इंक्रीमेंटेड को मैंने यूज नहीं करना, ठीक है, बाकी मैंने यूज कर लेना है। इम्प नेम को यहाँ से मैंने चेक वो किया, सिंगल क्लिक किया, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ नेम, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, ठीक है। नेम, दूसरा क्या है? कॉमा जेंडर, यहाँ से देख के लिख लें वो भी ओके है, कॉमा एड्रेस,
ठीक है। इंसर्ट इनटू कीवर्ड है, आगे टेबल का नाम imp है, ठीक है, emp, ये देखिए यहाँ imp लिखा हुआ है। फिर आके मैंने ये आईडी ऑटो इंक्रीमेंट आपने क्यूरी के अंदर नहीं लिखना होता। ऑटो इंक्रीमेंट के अलावा जितने भी आपने कॉल है वो लिख रहे होते हैं। अब देखिए इसके बाद imp नेम है, जेंडर है, एड्रेस है, मैंने तीनों लिख लिए। उसके बाद यहाँ क्या आता था क्यूरी में, वैल्यूज। सर जी बोलें। सर सीक्वेंस मैटर करता है, हमने उसी सीक्वेंस में लिखना है। सीक्वेंस मैटर इस सेंस में करेगा, अगर टेक्स्ट बॉक्स है ना तो जिस जगह ये नेम आ रहा टेक्स्ट बॉक्स भी वहीं आना चाहिए। अभी देखिएगा कैसे, ठीक है। इम के बाद भी ब्रैकेट्स आती हैं, देखिए इम के बाद ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कॉलम के नाम लिखे हैं जो कि यहाँ है, ठीक है। वैल्यूज के बाद अगेन ब्रैकेट्स आएंगी, वैल्यूज के अंदर हमने फॉर्म से वैल्यू लेनी है, तो कैसे लूंगा, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, फॉर्म से वैल्यू ले रहा हूँ, कॉमा, 3 कंट्रोल से ना, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, कॉमा, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, ठीक है। ऐसे कंट्रोल से आप वैल्यूज लेते हैं, सर पहली कमांड में भी सिंगल सिंगल, हाँ बस सब ठीक, ठीक है। सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, कॉमा आएगा ना, यहाँ कॉमा आएगा, ठीक होगी बात। तो इस तरह आप क्या करते हैं, वैल्यूज लेते हैं। फिर सिंगल यहाँ मिस होगा ना, यहाँ भी सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, यहाँ सिंगल आएगा, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या करनी है, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेनी है, तो उसका नाम क्या था, txt नेम डॉट टेक्स्ट आ जाएगा। और एक मेरे पास तीसरा यहाँ एड्रेस, तीसरे के लिए टेक्स्ट बॉक्स है ना, यहाँ का txt एड्रेस डॉट टेक्स्ट आ जाएगा। और डॉट टेक्स्ट इक्वेशन के राइट साइड पे तो क्या करेगा, वैल्यू गेट करेगा ना। यहाँ जेंडर है, यहाँ मैं वैल्यू कैसे लूंगा, तो मैंने आपको कहा था ना कि जब भी रेडियो बटेंगे हम क्या कैसे काम करेंगे, इफ एल्स पे काम करेंगे। यहाँ मैं कहता हूँ इफ रेडियो फीमेल डॉट चेक्ड कह देता हूँ, इक्वल टू ट्रू है, तो क्या होगा, यहाँ मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग नाम का, जिसे जी नाम दे देता हूँ, इक्वल टू नल कहता हूँ, जी स्टैंड फॉर जेंडर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक होगी बात। तो यहाँ मैं क्या कह दूंगा, जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी रेडियो फीमेल डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी से हम टेक्स्ट गेट कर लेंगे, ठीक है। एल्स में क्या आ जाएगा, दूसरा इफ लगाने की जरूरत नहीं है, एल्स में क्या आ जाएगा, जी इक्वल टू रेडियो मेल आ जाएगा, ठीक है, डॉट टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से इफ चलेगा या एल्स चलेगा, तो यहाँ मैं क्या यूज कर लूंगा, जी यूज कर लूंगा। समझ आ गई लॉजिक की? यस सर। ये मेरे पास जी द एजुकेटर्स फ्री सेक्शन एंटर हो रहा है, सेक्टर कोई नहीं दे रहा, क्या पता कौन है, ठीक है, बता दीजिएगा जो भी है। सर इर्तिजा भाई होंगे, आप इंटर होने दे उन्हें, वो होते रहते डिफरेंट नाम से। क्या पता है तो या कोई हो रहा है, तो पहले तो के नाम से एंटर हो रहा था। इर्तिजा ही था सर। अच्छा अच्छा क्या है, दो इंटर मैं कर देता हूँ, मैं काफी देर से हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं कौन है, ये नहीं है वो, उसने पता है क्या होता है, आदमी कल भी ऐसे हुआ है मेरे साथ, परसों जो है वो मैं क्लास किसी और के लिए था, कोई और स्टूडेंट एंटर हो, तो मैं इसलिए एंटर करना मैंने बंद कर दिया, कहा कर नाम प्रॉपर आके, चलिए उसे क्या दिया आ जाए, ठीक है। तो ये क्यूरी समझ आ गया, चली गई थी ना, भाई के नाम से आया है। चलो इंसर्ट इनटू कीवर्ड है आता है, उसके बाद टेबल का नाम, टेबल के नाम ब्रैकेट्स आती हैं। अब देखिए यहाँ इंप नाम पहले है ना, जो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट नेम पहले है, ये मैटर करता है। आप आगे पीछे का रखेंगे ना, अगर ये इंप नेम तीसरे नंबर पे है ना, तो टेक्स्ट बॉक्स भी तीसरे नंबर पे ही आना चाहिए, ठीक है। अगर जेंडर आपने यहाँ पहले लिखा है, तो यहाँ जेंडर वाला ही टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट एड्रेस डॉट टेक्स्ट आना चाहिए, ठीक है। सॉरी जेंडर के लिए तो मैंने रेडियो बटन रखा है, समझ आ गई बाकी। उसके बाद वैल्यूज आता है, वैल्यूज के अंदर हमेशा हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, ब्रैकेट एंड करते हैं, और वैल्यू हमेशा फॉर्म से ही लेते हैं। तो फॉर्म से वैल्यू लेने का सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, सिंगल के बाद फिर कॉमा आता है, फिर सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल। ऐसे मैं आपको बड़ी अब कहानियां सुनाऊंगा, जब आप बनाएंगे ना एप्लीकेशन हम वो करते हैं, तो बहुत कहानियां सुनाऊंगा आपको, ठीक होगी बात। अब जैसे बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई यार है या नहीं, यार डेफिनेटली नहीं, अगर होता तो रेड लाइन इसे शो कर रहा होता। ठीक होगी बात, बिल्ड सक्सीडेड है, अब इसे रन कर देते हैं।
ठीक है, ये आपका फॉर्म आ गया, विजिबल है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल नाम अहमद नाम रख लेते हैं, ठीक है, जेंडर मेल आ गया, और एड्रेस फॉर एग्जांपल रावलपिंडी कहते हैं, ये भी मैंने एक छोटा सा इंसर्ट करते हैं, रिकॉर्ड एडेड, ठीक है, जाके डेटाबेस में चेक करते हैं, अगर रिकॉर्ड ऐड आ गया तो ऐड हुआ होगा। इस क्यूरी को आपने देखा आपके पास ओपन हुई हुई है, यूं सिलेक्ट करें और ये एग्जीक्यूट का बटन है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देखिए अहमद मेल रावलपिंडी, इसमें डाटा इंसर्ट हो गया। ठीक होगी बात। मिसाल के तौर पे मैं अब शरारत करता हूं जानबूझ के, ठीक है, वो क्या है, चलिए छोड़ें, शरारत नहीं करता, अभी टाइम कम है। सर बता देना, आप जल्दी से हमें बता दें, फिर आप ही रहता। वो है कि मैं गलत वैल्यू देना शुरू कर दूं तो कैसे हैंडल करूं, मुझे ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। ओके सर। अब डेफिनेटली जब बंदा आएगा, आपका सिस्टम यूज करेगा, आपने लॉगिन बनाया होगा, वो पहले रजिस्टर होगा, तो एंट्री वो खुद करे, हम क्यों करें, ठीक है। अब देखिए नल है ना, अब मैं इंसर्ट करता हूँ, रिकॉर्ड एडिट, क्यों रिकॉर्ड एड कर रहा है, ये शरारत होगी है ना मेरे पे, यस सर। होना तो नहीं चाहिए था। एक्सेप्शन आ गई अब। नहीं एक्सेप्शन चले नहीं है, लेकिन गलत वाले से क्यों हैंडल करने दी है, मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया, इसका मतलब इसने नेम जेंडर एड्रेस में नल वैल्यू लेके नल इंसर्ट कर दी। ठीक होगी बात, ये क्यों लेके गए, तो इसे लेके जाना ही नहीं चाहिए। तो ये चले हम चीजें अगली क्लास में देख लेंगे, अभी टाइम कम है। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। कैसे ऑटोमेटिकली होगा, अगर एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी ना हो तो कैसे ऑटोमेटिकली होगा? एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी फंक्शन ऐसा जो क्यूरीज को एग्जीक्यूट कर रहा है, एसक्यूएल कमांड क्यूरी लिखने की पावर दे रहा है, एसक्यूएल कनेक्शन ने आपको डेटाबेस तक पहुंचाने के लिए हेल्प की है, ठीक है। तो अब कल सर यहाँ पे जो यूजर होता है उसके पास तो सिर्फ इतना ही राइट होता है ना कि वो अपना डाटा जो है इंसर्ट कर सके बीच में। सर अपडेट और डिलीट का तो उसके पास नहीं होगा ना, वो तो बिल्कुल वो होगा नहीं, लेकिन हमने पहले सीखना तो है ना, फिर हमने ये जुगाड़ लगानी है कि वो कैसे डिलीट नहीं करेगा। अब मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा जब भी आप कोई अकाउंट फेसबुक का आप यूज किया होगा या कोई मेल आईडी कोई चीज आपने डिलीट की होगी, तो कुछ अरसे बाद आपको यूजर पड़ती है तो आप दोबारा रिट्रीव कर लेते हो, तो ये कैसे रिट्रीव होता है? क्या डिलीट की क्यूरी चली हुई होती है? डिलीट की क्यूरी नहीं लगाते हम, डिलीट करने के लिए पता है क्या करते हैं हम, अपडेट की क्यूरी लगाते हैं। चीज डिलीट करनी हो ना, ये भी बड़ी टेक्निक्स है, अभी एप्लीकेशन में आप मैं कराऊंगा आपको, काफी आइडिया हो जाएगा। डिलीट करने के लिए हम एक कॉलम एक कॉलम बनाते होंगे और परमानेंटली वो होती ही नहीं होगी डिलीट, और बाद में हम उसे रिट्रीव कर लेते होंगे, ऐसा कुछ होता है? होता ऐसा कुछ है, लेकिन इसलिए हम लगाते हैं अपडेट की क्यूरी है, और एक हम एक्स्ट्रा कॉलम बना देते हैं जिसे हम डिलीटेड का नाम डाल देते हैं, उसमें हम बाइनरी वैल्यू अलाउ करते हैं, अगर 1 हो तो हम कहते हैं डिलीटेड है, अगर 0 हम कहते हैं डिलीटेड नहीं है। तो हम इस ऐसे केस में क्या करते हैं, अपडेट की क्यूरी लगाते हैं, अपडेट क्यूरी लगा के उस कॉलम को सिर्फ 1 कर देते हैं, तो फिर हम जब शो करते हैं हम कहते हैं 0 जो जिसकी डिलीटेड में 0 है वो सारा रिकॉर्ड दिखाए। तो दूसरे लफ्जों में नजर का धोखा और होता है, डिलीट कुछ नहीं हो रहा होता, ठीक है। एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप टाइम रख देते हैं, एक कॉलम बना के टाइम रख देते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि 90 मैंने आवर्स रख दिए हैं, यानी 90 आवर्स का मतलब क्या है, नहीं 72 आवर्स रखे, यानी 3 दिन तक आप रिट्रीव करना चाहो तो रिट्रीव कर लोगे, अदरवाइज परमानेंट डिलीट हो जाएगा। एक तरीका ये भी होता है। यस सर। एक और बात सर, हमने जितना भी अपना डाटा जो है, जो कुछ भी हमने मोबाइल पे कोई पिक्चर ले ली, कोई मैसेज कर दिया, उसको हमने फिर बाद में डिलीट कर दिया या जो भी है सर, वो कभी भी डिलीट नहीं होती ना, वो चीजें वो हमेशा सेव रहती हैं। एक बार जो मोबाइल में चीज चली गई वो चली गई, कहीं ना कहीं वो सेव हो गई है ना, इसीलिए तो वो दोबारा से हम लोग डिलीट करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने ये पढ़ा होगा कि मेमोरी इंडेक्स के लिहाज से होती है, ठीक है। हर इंडेक्स से होता है ना, उस पर वैल्यू सेव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपको पता है पिक्चर भी इमेजेस होते हैं, इमेजेस भी क्या होती है, 2D नंबर होते हैं, 2D एरे होती है, ठीक है। वो सेव करेंगे उस इंडेक्स पे जाके चीजें सेव हो जाती हैं।
आप डिलीट करते हैं ना जब, तो सिर्फ लिंक टूटते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का उस मेमोरी के साथ लिंक जो होता है ना वो क्लियर हो जाता है, डाटा आपकी का मौजूद रहता है, आप सर्च करते हैं वो उस लिंक पे जाता नहीं है तो मिलता नहीं है। यही वजह आप जब रिकवरी के सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं तो वो लिंक स्टैब्लिश कर होता है कि मेमोरी होती है ऑलरेडी, मेमोरी तो पता है आपको 0 से लेकर 255 तक का मेमोरी में होता है, इंडेक्स हमें पता है, तो वो क्या करता है हर इंडेक्स को लिंक के अलावा खुद सर्च करता है, तो आपके सामने रिकवर होके आ जाते हैं। हाँ, एक सूरत में डिलीट हो सकता है, दो चीजें आपने देखा होगा, जब भी ये कोई सेंसिटिव किसी की कोई सीडी हो या ड्राइव हो उसे जला देते हैं ताकि रिकॉर्ड रिकवर ही ना हो, एक तो तरीका ये है, लेकिन ये परमानेंट तरीका है, फिर वापस को आता। दूसरा तरीका परमानेंट डिलीट करना ये है कि मेमोरी के ऊपर ना चीजें मल्टीपल चीजें सेव करते ही जाओ, उस इंडेक्स के ऊपर अगर नई कोई चीज अपडेट होके सेव होगी फिर पुरानी चीज कभी रिट्रीव नहीं होगी। तो ये दो तरीके होते हैं। ठीक होगी बात। पर ये जलाने के बाद भी तो फिर कैसे सर, देखें समटाइम्स जब प्लेन क्रैश हो जाते हैं तो आग लग जाती है, तो उनके अंदर वाला जो डेटा होता है वो किसी ब्लैक बॉक्स में होता है, उसके अंदर वो सब कुछ स्टोर हुआ होता है, हालांकि और सब कुछ मतलब तबाह हो चुका होता है, वो चीज बच जाती है, तो फिर ये कैसे सर? ब्लैक बॉक्स जो है ना, ओके, हम फिर लीव कर देते हैं क्योंकि हमारी नेक्स्ट क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है, तो वैसे भी हाँ, time 2 मिनट ऊपर हो गए, हाँ, बिल्कुल। ये 2 मिनट वेट कर लेते हैं सर का। यासीन भाई आप ही बताएं क्या करें। मेरा ख्याल है कि सर को मैसेज कर देते ग्रुप में ही। बाबा पार कर दिया। ये आपकी बेटी पीछे आपको तंग कर रही है? ये सारी रात तंग करती रही है, इसकी तबीयत खराब ने मेरी लिए परेशानी बनाई रखी है। चलिए जी, मेरा वेट करें या ग्रुप में मैसेज कर दूं? अब आई थिंक लीव कर देना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि ऑब्वियसली फिर मैम को वेट चलिए आप लोग लीव करें, मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ कि सर बस हमारे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट है। ओके, अल्लाह हाफिज़। मीटिंग एंड कर देते हैं फिर। जी जी, एंड करता हूँ। होस्ट कौन है इस टाइम? मैं हूँ। हाँ करो वजिया, तुम एंड